हे एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्वीट्स मामा में। आज के वीडियो में चलिए जानते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 16वें हफ्ते में आपका गर्भस्थ शिशु आपकी आवाज सुन पाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि बच्चे के कान के अंदर जो 3 हड्डियां होती है, दोनों साइड 3-3 हड्डियां, उनका विकास हो चुका होता है और इसीलिए अब बच्चा आपकी आवाज को सुन सकता है। 16th वीक में एक फीटस का हेयर, आई लैशेस, आईब्रोज, इवन टेस्ट बड्स भी फॉर्म हो रहे होते हैं। बेबी के मांसपेशियों का, हड्डियों का भी काफी हद तक विकास हो चुका होता है। लिवर और पैंक्रियास काम करना शुरू कर देते हैं, लंग टिश्यू का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, पैर और पैर के नाखून बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे होते हैं। इस दौरान बेबी ऑलमोस्ट एक एवोकेडो के साइज का हो जाता है, 4.6 इंचेस का। इस दौरान अक्सर आपके डॉक्टर आपको एक यूरिन टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं, जिसके द्वारा जेस्टेशनल डायबिटीज या फिर प्री इक्लैम्शिया के प्रोबेबिलिटीज को नापा जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है, प्री इक्लैम्शिया क्या होता है, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस को चेक कीजिए। उनमें मैंने इस बारे में, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। प्रेगनेंसी सिम्टम्स की बात करूं तो इस दौरान कमर दर्द या पीठ का दर्द एक महिला को काफ़ी हद तक सता सकता है, क्योंकि अब यूट्रस धीरे धीरे अपने साइज में ज़्यादा बड़ा होने लगता है। इससे क्या होता है, बैक के एरिया में काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है रिलेटेड टू बैक पेन इन प्रेगनेंसी, और उन सारे टिप्स को मैंने खुद भी फॉलो किए थे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, और इसीलिए शायद ट्विन प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा बैकएक नहीं रहा। बैकएक को बिल्कुल अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, इन सारे प्रिकॉशंस को अगर आप लें जो मैंने अपने डेडिकेटेड वीडियो टुवर्ड्स बैक पेन में बताया हुआ है, फिर आपको बैक पेन की समस्या काफ़ी मिनिमल ही रहेगी। कॉन्स्टिपेशन भी कुछ हद तक आपको इस हफ्ते रह सकता है। आंखों में पानी आना या खुजलाहट सा फील करना, इस तरीके का इशू भी आपको हो सकता है। ऐसा कुछ हो तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इन सभी इश्यूज के साथ साथ स्तनों का आकार भी काफ़ी बढ़ जाता है अब तक, क्योंकि आपके जो स्तन होते हैं वो स्तनपान के लिए तैयार हो रहे होते हैं। बहुत ज़रूरी है इस दौरान कि आप अपने ब्रा का कप साइज सही नाप में यूज़ करें। मतलब आपको शायद अपने नॉर्मल साइज से 1 या 2 साइज ऊपर का कप साइज यूटिलाइज करना पड़े, तो आप मैटरनिटी या फिर फीडिंग ब्रा में इस दौरान इन्वेस्ट जरूर करें। ये आपको कंफर्टेबल रखने के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। इसके अलावा इस दौरान कुछ महिलाओं को भूलने की समस्या रहती है, फॉरगेटफुलनेस। ऐसा क्यों होता है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है या फिर रीजनिंग नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के दिमाग में कई चिंताएं चलती रहती हैं, कई बातें चलती रहती हैं। बेबी का हेल्थ कैसा होगा, खुद के हेल्थ को लेकर भी वो परेशान रहती है, अपने जॉब, करियर, घर, इन सब को बैलेंस करना भी उनके लिए डिफिकल्ट रहता है। और अगर आप एक सेकेंड टाइम मॉम है तो शायद आपके घर पे ऑलरेडी एक टॉडलर हो या छोटा बच्चा हो जिसे आप संभाल रही हैं। तो इस तरीके के कामों में उलझे हुए रहने की वजह से ही ये फॉरगेटफुलनेस होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस दौरान आपकी त्वचा में काफ़ी ग्लो आ जाता है, बालों का टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाता है, और ये घने मुलायम काले बाल और फिर रेडिएंट जो स्किन होता है, कह सकते हैं यही होता है प्रेगनेंसी ग्लो। ज़्यादातर महिलाएं इस दौरान काफ़ी एनर्जेटिक फील करती हैं, लेकिन हो सकता है कुछ महिलाओं को गम ब्लीडिंग की समस्या सताए, कुछ को लेग क्रैम्प्स हो, और बाकी बॉडी में भी पेन्स एंड एक्स उन्हें रह सकते हैं। जैसा मैंने कहा, बैक पेन भी रह सकता है। तो इस तरह की असुविधाओं से निपटने के लिए पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट ज़रूरी होता है। दूसरी बात है, अगर आपको पेन्स एंड एक्स है तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तीसरी बात है कि अगर आपको लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं तो आपको एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। डिहाइड्रेशन एक वजह होता है इस तरीके के लेग क्रैम्प्स का। और गम ब्लीडिंग के लिए आपको अपने डेंटिस्ट से एक बार मुलाकात ज़रूर करनी चाहिए। एक ट्विन मॉम भी बाय नाउ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सारे नोटोरियस सिम्टम्स से लगभग बाहर आ ही चुकी होती है।
मेरा अपना एक्सपीरियंस तो यही रहा था कि बाय नाउ मैं थोड़ा सा एट ईज़ फील करने लगी थी। ऐसा लगने लगा था मानो वो जो पीरियड था जब मैं कुछ खा नहीं पाती थी, अपनी हाइट एंड स्मेल सेंसेशन से परेशान थी, वो शायद अब पीछे छूट रहा है। लेकिन अगर आप एक ट्विन मॉम हैं तो चूँकि ट्विन प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ उसे एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर्स कुछ एक्स्ट्रा या एडिशनल टेस्ट एंड स्कैन्स के लिए आपको कहें। मेक इट श्योर कि आप उन सारे प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरे। अपने डॉक्टर्स पे भरोसा रखें। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे इस बारे में बात की है एक डेडिकेटेड वीडियो में। उस वीडियो को आप देख सकती हैं अगर आप ट्विंस या मल्टीपल्स कैरी कर रही हैं कि क्यों ज़रूरी हो जाता है इस तरीके की प्रेगनेंसी में नॉर्मल सिंगलटन प्रेगनेंसी से ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट्स की। 16वें हफ्ते के आसपास हो सकता है कुछ फर्स्ट टाइम मॉम्स को भी फील होना शुरू हो जाए कि उनका बेबी मूव कर रहा है। शुरू में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आपको समझ नहीं आता कि ये गैस का प्रॉब्लम है या सच में बेबी मूव कर रहा है, बट डोंट वरी, धीरे धीरे आपको ये जो भी मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगेंगे। और इनकेस अगर आपको ऐसा कुछ फील नहीं भी होता है तो 1, 2 या 3 हफ्ते और इंतज़ार कीजिए, उसके बाद तो आपको मूवमेंट्स पता लग ही जाएंगे। ऑलमोस्ट सारी महिलाओं में इस दौरान बेबी बम्प भी शो करने लगता है, चाहे वो सिंगलटन मॉम्स हो या उनकी ये सेकेंड प्रेगनेंसी हो। तो ऐसे ही अगले हफ्तों के बारे में जानने के लिए कि आपको क्या फील होने वाला है, किस तरीके के सिम्टम्स होने वाले हैं, आपका बेबी कैसे डेवलप होने वाला है, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियोस को देखते रहें। मेरे चैनल के दूसरे कंटेंट्स को भी आप चेक करें, क्योंकि आपकी इस प्रेगनेंसी जर्नी में और आगे जाकर पेरेंटिंग में भी वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। Thank you so much for watching. See you soon. Till then, take care.